पुनः आप सबका इस 39वें पाठ के उत्तरार्ध भाग में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व भाग में बृहद जातक के विविध वैज्ञानिक पक्षों का पूर्वावलोकन किया, संप्रति उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बृहद जातक में एक अन्य वैज्ञानिक पक्ष जिसके अंतर्गत गर्भ निर्धारण, गर्भस्थ शिशु का क्षेमाक्षेम ज्ञान व कालक्रमानुसार उसके विकास का वैज्ञानिक विवेचन हम बृहद जातक के दृष्टिकोण से देखेंगे। बृहद जातक में कलल घनांगा स्थिर चर्मांग चेतना अर्थात कलल घना व्यवस्थित्व इत्यादि क्रम से जिस प्रकार गर्भ के मासों का, गर्भ के मास में होने वाले क्रम के विकास का तथा उस मास के अधिपति ग्रहों की विवेचना की गई है, उसका विवेचन अत्यंत वैज्ञानिक है, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यथा आचार्य वराहमिहिर ने गर्भाधान का मास, उसके अधिपति ग्रह तथा उसके विकास का क्रम इसी क्रम से प्रस्तुत किया है। प्रथम मास के अधिपति शुक्र एवं उसके होने वाले विकास का भाग कलल है, द्वितीय मास में मंगल, तृतीय में बृहस्पति, चतुर्थ में सूर्य, पंचम में चंद्रमा इत्यादि क्रम से दशम मास पर्यंत प्रत्येक व्यक्ति के कलल पिंड से लेकर के उत्पन्न होने तक की उपक्रम विज्ञान पद्धति को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से भी पुष्टि प्राप्त होती है। इसी क्रम में ग्रह योग से गर्भ शिशु का लिंग परिज्ञान, गर्भाधान की स्थिति से उसके ज्ञान की विधि तथा विशेषतया वैज्ञानिक रीति से जातक का समय पूर्व प्रसव, जातक का विलंब से प्रसव अर्थात निर्धारित समय से पूर्व समय में ज्ञान अर्थात निर्धारित समय से पश्चात में प्रसव, विलंब से ज्ञान जिसको हमारे यहाँ प्री मैच्योर डिलीवरी या पोस्ट मैच्योर डिलीवरी, ये वैज्ञानिक जो चिकित्सा पद्धति के पक्ष हैं, इनका भी उल्लेख आचार्य वराहमिहिर ने अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से किया है। आप देख सकते हैं इसी क्रम में यमल जातक के उत्पन्न का योग अर्थात एक साथ दो जातक जुड़वे बच्चों का योग, अंग विकृति सहित उत्पन्न होने का योग, शिशु के स्वास्थ्य का विचार, स्त्री पुरुष के जन्म का पूर्वानुमान, अंगाधिक्य सहित उत्पन्न होने का विचार और प्रसव के काल का वैज्ञानिक विचार आचार्य ने प्रतिपादित किया है। और वे कहते हैं, जैसा विधि नामाध्याय में वो कहते हैं, चतुष्पादगते भानौ शेषै वीर्य समन्वितैः द्वितनुस्थैः यमलौ भवतः कोशवेष्टितौ। अर्थात सूर्य यदि चतुष्पद राशियों में हो, द्विस्वभाव राशियों में हो, तो एक गर्भ से दो संतानों का जन्म होता है। यथा इस जातक में आप देख सकते हैं कि सूर्य की स्थिति क्रमशः द्विस्वभाव राशियों में है, अतः ये गर्भस्थ जातक का योग बनता है। क्योंकि सूर्य इस जातक में इस व्यक्ति के तृतीय भाव में पंचम राशिस्थ सिंह राशि में है, अतः सिंह राशि में होने के कारण सूर्य यहाँ पर इस जातक के दुस्वभाव होने का, जातक के जन्म के समय नाल वेष्टि शिशु के योग का भी वर्णन आचार्य वराहमिहिर ने इस प्रकार किया है। यथा छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरे थवा कुजे राश्यंस सदृशे गात्रे जायते नाल वेष्टितः। अर्थात मंगल और शनि से युक्त मेष और सिंह यदि वृष लग्न में हो तो राशि नवमांश से मेषादि का जो नवमांश होगा उस राशि के पूर्वोक्त भाग में उस जातक का अंग उस नाल से वेष्टित होगा। वस्तुतः बृहद जातक में न केवल लग्न से अपितु विविध बिंदुओं के द्वारा जातक के स्वास्थ्य का, जातक की आयु का विचार किया जाता है। यथा लग्न द्वारा, दृष्टांत द्वारा, नवमांश द्वारा, नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर और ग्रहों के आधार पर। अतः हम पहले विचार करते हैं कि आयुर्दाय के विषय में आचार्य वराहमिहिर की वैज्ञानिक दृष्टि किस तरह की है। बृहद जातक की वैज्ञानिकता आप आयुर्दाय अध्याय में देख सकते हैं, जहां उन्होंने बालारिष्ट योग से प्रारंभ करके विभिन्न रोगों का, विभिन्न व्यक्तियों के, विभिन्न जीवों की आयु का साधन वैज्ञानिक पद्धति से किया है। न केवल मनुष्यों का अपितु इस चराचर जगत में उत्पन्न अन्य जीवों की भी आयु का, आयु सीमा का निर्धारण अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से किया है, जिसका पुष्टिकरण वर्तमान वैज्ञानिक समाज भी कर रहा है। जैसा कि बृहद जातक में वर्णित है, समा षष्टिर्द्विघ्नी मनुज करिणाम पंचचनिषा हयानाम द्वात्रिंशत् खरकरभयोः पंचकृतिः विरूपा साह्याप्य वृषमहिषयोर द्वादश शुभाम श्रुतम छागादीनाम दशक सहिताः षट्च परमम। अर्थात मनुष्य की आयु 120 वर्ष की, घोड़े की आयु 32 वर्ष की, गर्दभ की 25 वर्ष की, इसी क्रम में उष्ट्र, वृषभ, महिषी इत्यादि, सिंह, विड़ाल इत्यादि की आयु का क्रम भी निर्धारित किया है। आधुनिक जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान भी आयु के इन्हीं मानकों की पूर्ति करता है।
आयु निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आचार्य ने केवल परंपरागत प्राप्त ज्ञान को आधार न मानते हुए गणितीय त्रैराशिकानुपात से आयु के न्यून और आधिक्य का निर्धारण किया है। यथा मनुष्य की 120 वर्ष और 5 दिन की आयु का निर्धारण सभी ग्रहों की आयु का पिंडीकरण है। सूर्य की आयु, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि की आयु का कुल योगमान 120 वर्ष और 5 दिन प्राप्त होता है। अतः इस प्रक्रिया में सभी ग्रहों की आयु का निर्धारण किया गया है। यह भी ध्यातव्य है कि जिन ग्रहों की सत्तात्मक पिंड नहीं है, अर्थात राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, उनका ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसी ग्रह स्थिति में किस युग की और किस समय कौन से ग्रह कितने बलाबल हैं, इसके आधार पर युगा धर्मानुसार व्यक्तियों की, मनुष्यों की परमायु सीमा घटती और बढ़ती रह सकती है। बृहद जातक की सार्वभौमिकता एवं स्वरस स्वीकार्यता भी इस ग्रंथ को अत्यंत वैज्ञानिक बनाती है। जैसा आप देख सकते हैं कि बृहद जातक ग्रंथ में सभी पूर्वाचार्यों के मतों का ग्रहण किया गया है, साथ ही साथ परिवर्तनशील सिद्धांतों की स्वीकार्यता भी इसमें है। विज्ञान वही है जो यथासमय अपने आप को संशोधित करता रहे, गणितीय सत्यापनों से पुष्ट करता रहे, तत्कालीन समाज में आने वाली समस्याओं का भी वो निदान करता रहे, साथ ही साथ उसकी व्याख्यान शैली तथा उसके सिद्धांत प्रयोग पर सिद्ध होते हों और सभी युक्तियां उसकी तर्क युक्त हों, और अंततोगत्वा वह शास्त्र अगर लोकोपयोगी है तभी वह वैज्ञानिक कसौटी पर खड़ा उतर सकता है। बृहद जातक में इन सभी गुणों का अवलोकन हम कर सकते हैं। आचार्य ने यथा समय जीवाचार्य, सत्याचार्य, मयाचार्य इत्यादि के मतों का उल्लेख किया है और स्पष्ट आचार्य ने आयुर्वेद में कहा है, स्वमतेन किलाह जीव शर्मा ग्रहदायुम परमायुष स्वरांशम। एवमेव मित्रामित्र विचार के समय सत्याचार्य का मत आचार्य ने स्वीकार किया है। वराहमिहिर ने कई विषयों पर यवन ज्योतिष का मत स्वीकार किया है। किसी विशेष स्थल पर भूमंडल के प्रभाव अवगत करने हेतु उन्होंने अन्य पाश्चात्य मतों का भी प्रभाव स्वीकार किया है। साथ ही साथ अपने ग्रंथ में सर्वत्र पूर्वाचार्यों के मतों का समर्थन करते हुए आचार्य ने यवनेश्वर, मणिध्य, बादरायन, पाराशर, गर्ग, वशिष्ठ, कश्यप, समुद्र, ईश्वर, बाहुलक इत्यादि आचार्यों के भी नामों का स्पष्ट उल्लेख वराहमिहिर ने किया है। अतः इसको हम देख सकते हैं कि पूर्वाचार्यों की ज्ञान की मर्यादा तथा यवनों के प्रति कहे गए सम्मान से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य वराहमिहिर ने बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष भाव से इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। कतिपय विशेष स्थलों पर इन्होंने प्रत्येक गणितीय सिद्धांत के द्वारा फलितीय सिद्धांत का योजन किया है। वराहमिहिर रचित पंच सिद्धांतिका में जिन 5 सिद्धांतों का वर्णन है उनमें रोमक, पौलिश, सौर, पैतामह, वशिष्ठ सिद्धांतों में जिस सौर मत को आधार बना करके आचार्य ने शुभाशुभ फलों का योजन किया है, वह स्वयं किन किन योगों में घटित होता है, कौन कौन से योग गणितानुसार नहीं बनते हैं। यथा वज्र नाम के नाभस योग के विषय में गणितीय दृष्टि से स्थिति संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि सूर्य बिंब से राश्यादिक स्थिति बुध और शुक्र की चतुर्थ स्थान होना गणितीय दृष्टि से संगत प्रतीत नहीं होता। अतः आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, पूर्व शास्त्रानुसारेण मया वज्रादयः कृताः चतुर्थे भवने सूर्यात् जसितो भवतः कथम। तो आप देख सकते हैं कि वराहमिहिर ने अपने फलितीय सिद्धांतों को भी गणितीय दृष्टि से कसा है, उसको पुष्ट किया है, और यह बृहद जातक का एक अत्यंत वैज्ञानिक पक्ष है। इसी क्रम में बृहद जातक की व्याख्यान शैली पर देखें तो इसकी व्याख्यान शैली भी अत्यंत वैज्ञानिक है। विषय विभाजन, विषय का वर्गीकरण, क्रमिक विवेचन, चर्चा के माध्यम में आचार्य ने 2 प्रकार की शैली, कहीं व्यास शैली, कहीं समास शैली का उदाहरण लिया है। व्यास शैली अर्थात एक सामान्य विषय को, एक सूत्रात्मक पक्ष को पल्लवित करके जहां व्याख्यान दिया जाए उसे हम व्यास शैली कहते हैं। जहां विस्तृत विषय को समेकित करके सूत्रात्मक रूप में कहा जाए उसे हम समास शैली कहते हैं। तो बृहद जातक के साथ साथ इसका अवान्तर ग्रंथ लघु जातक बृहद जातक की ही समास शैली का उदाहरण है। बृहद जातक जहां 28 प्रकरणों में 429 पद्यों में निर्धारित है, वहीं लघु जातक इसकी अपेक्षा अत्यंत छोटा और अत्यंत सारगर्भित ग्रंथ है। अतः वराहमिहिर की व्याख्यान शैली परवर्ती आचार्यों के लिए अत्यंत अनुकरणीय एवं अत्यंत वैज्ञानिक है। कई स्थलों पर आचार्य ने 12 राशियों की चर्चा करते हुए एक ही पद्य के अंदर मत्स्यो घटी निर्बुधनम सगदम सवीणम चापी नरस्व जघनो मकरो मेघास्य तौली ससदहना प्लवगा च कन्या शेषाः स्वनाम सदृशाः खचरास सर्वे इत्यादि श्लोक में एक ही पद्य में उन्होंने 12 राशियों का नामोल्लेख कर दिया। कहीं कहीं विविध योगों को बताने के लिए आचार्य ने पृथक पृथक श्लोकों का भी निर्माण किया है।
अतः आप यह देख सकते हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र इन सभी के द्वारा बनने वाले अथवा अन्य ग्रहों के द्वारा भी बनने वाले जिन जिन योगों का सत्यापन अथवा जिन जिन पक्षों का विवेचन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संभव है, आचार्य ने यथास्थल अपने ग्रंथ में उसका संकलन किया है। आजीविका विचार के प्रकरण में आचार्य ने कई प्रकार के योगों का उल्लेख किया है। इसी क्रम में आप देखें नाभस योगाध्याय, राजयोगाध्याय आदि का भी उल्लेख क्रमशः विविध विषयों में किया गया है। साथ ही साथ कालजन्य विविध रोगों का यथा कुष्ठ रोगों का, असाध्य रोगों का, बालारिष्ट रोगों का भी वैज्ञानिक अवधारणापूर्ण विवेचन बृहद जातक में प्राप्त होता है। राशियों के वर्ण, राशियों के स्वरूप, व्यक्ति पर पड़ने वाले राशियों का प्रभाव और ग्रहजन्य उनके संबंध, इन सब का विवेचन निश्चित रूप से यह सिद्ध करता है कि आचार्य वराहमिहिर के सिद्धांत वेद सिद्ध हैं और वेद से उनकी पुष्टि की गई है। क्योंकि 12 राशियों का जो वर्ण आचार्य ने बताया है, ठीक उसी प्रकार उनके वर्णों का निर्धारण इस पृथ्वी पर रहते हुए नग्न आंखों से मानव मनुष्य के लिए करना अत्यंत असंभव है। क्योंकि मेष राशि के लाल वर्ण, वृष राशि के श्वेत वर्ण इत्यादि का ज्ञान निश्चित रूप से कोई वैज्ञानिक के साथ साथ कोई योगी व्यक्ति ही कर सकता है। साथ ही साथ आप आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची नाम हैं जिनका उल्लेख बृहद जातक में मिलता है, वो उनकी प्रकृति के आधार पर है। चंद्रमा के लिए हेली, सूर्य के लिए हेली, चंद्रमा के लिए शीतरश्मि, बुध के लिए ज्ञ, चंद्रपुत्र अर्थात चंद्रमा से पुत्र की उत्पत्ति, मंगल के लिए आर, बृहस्पति के लिए जीव इत्यादि जो पर्यायवाची नाम हैं, इन नामों के निर्धारण में भी आचार्य ने अत्यंत वैज्ञानिकता का परिचय दिया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान की अवधारणा एवं शोधों से यह तथ्य भी पुष्ट हुआ है कि चंद्रपिंड ही बुध के पिंडों से युक्तायुक्त है, अर्थात चंद्रपिंड से ही बुध की उत्पत्ति तथा सूर्य के कणों से ही शनि की उत्पत्ति हुई है। अर्थात दोनों पिंडों में, बुध और शनि के पिंडों में क्रमशः चंद्र और सूर्य के कणों का समावेश देखने को मिलता है। अतः चंद्रमा को बुध का उत्पादक कहना और शनि के लिए सूर्य को पिता की संज्ञा देना, यह निश्चित रूप से संकेतित करता है कि वराहमिहिर के समय भी वेद के द्वारा परस्पर ग्रहों के भौतिक अध्ययन का भी एक भाग अत्यंत शुरू हो चुका था और उपरोक्त समस्त विषयों के सत्यापन हेतु आचार्यों ने विविध विषयों का विवेचन भी किया है। और बृहद जातक में स्पष्टतया आचार्य वराहमिहिर उल्लिखित करते हैं, हेलिः सूर्यः चंद्रमा शीतरश्मिः हेन्ना विज्ञो बोधनश्चेन्दुपुत्रः आरो वक्रः क्रूरदिक्चावनेयः कोणो मंदः सूर्यपुत्रो शतश्च जीवोंगिरा सूर्य गुरुवत्सां पतीज्यः शुक्रो भृगुर्भुसुतः स्थित आस्फुजिच्च राहुस्तमो गुरुसुरुच्च शिखीत केतुः पर्याय ग्रंथमपलव्य वदेच्च ओकात्। अर्थात विभिन्न वर्णों के विषय में, विभिन्न राशियों के वर्ण विषय में, विभिन्न ग्रहों के वर्ण विषय में जिस प्रकार का सूक्ष्म विवेचन आचार्य की इस रचना में प्राप्त होता है, यह नितांत कहा जा सकता है कि आचार्य ने वैदिक विज्ञान और वेद विज्ञान का एक समन्वय अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। पंच तत्वात्मक इस प्रकृति के लिए भी आचार्य ने परस्पर ग्रहों में किस तत्व में, हमारे यहाँ जो पंच तारा ग्रह हैं, उन पंच तारा ग्रहों में किस ग्रह में कौन से तत्व की प्रधानता है और किस तत्व की प्रबलता किस ग्रह में है, इसका विवेचन भी आचार्य ने किया है। जैसा कि वे कहते हैं, शिखि भू खपयो मरुद्गणानाम वशिनो शशिनो भूमसुता देह क्रमेण। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से भिन्न भिन्न तत्वों के अधिपति ग्रह यथा भौम अग्नि तत्व के लिए, बुध भू तत्व के लिए, बृहस्पति आकाश तत्व के लिए, शुक्र जल तत्व के लिए, शनि वायु तत्व के लिए कारक है। और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से भी यह सिद्ध किया गया है कि अमुक अमुक तत्वों की प्रधानता अमुक अमुक ग्रहों में है। यहाँ तक कि मंगल को अग्नि तत्व का प्रधान होने के कारण रेड प्लेनेट अथवा लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि फलित ज्योतिष का ज्ञान बाहर से भारतीय विद्वानों के अतिरिक्त यूरोपीय या बेबीलोन इत्यादि से आया। तो आचार्य ने इसका भी मत सूर्य सिद्धांत के कई सिद्धांतों को देते हुए और यह भी खंडन किया है कि ये जो प्राचीन सिद्धांत है, इस सिद्धांत की वैज्ञानिकता भारतीय मूल में ही, वैदिक विज्ञान में ही निहित है। फलित ज्योतिष के संदर्भ में कई प्रकार की मतांतर भ्रामक सिद्धांतों को, भ्रामक अवधारणाओं को आचार्य ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर किया है। साथ ही साथ कई टीकाओं में भी उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय फलित ज्योतिष का विकास निरंतर भारतीय ज्ञान परंपरा में ही हुआ है। पश्चातवर्ती देशों में
अर्थात बाह्य देशों में भारत से ही शब्द बाहर की ओर गए हैं। यद्यपि बहुत से अरबी शब्द हिंदू पद्धति में हैं, परंतु यह एक संयोग मात्र है, क्योंकि अरबी देशों में भी विभिन्न विषयों का विवेचन भारतीय ज्योतिष के समान ही किया जाता है। वरन एक कालावच्छेदेन दोनों विषयों के विकास का विवेचन भी आचार्य वराहमिहिर ने किया है। वराहमिहिर ने जिन राशियों का विवेचन, जिन शब्दों का विवेचन, जो वैज्ञानिक पद्धति अपने ग्रंथ में प्रयुक्त की है, निश्चित रूप से वह कालांतर में अन्य ग्रंथकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रही है। बृहद जातक में जिन यवन नामों का जिस रूप में प्रयोग किया गया है, उनका परवर्ती ग्रंथों में राशि के रूप में जिस प्रकार प्रयोग किया गया है, यह सिद्ध करता है कि बृहद जातक ज्योतिष शास्त्र के लिए एक वैज्ञानिक आधार है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि आप जातक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं तो बृहद जातक का अध्ययन कर सकते हैं। बृहद जातक के अन्य वैज्ञानिक पक्षों में भी जातक के अरिष्ट का ज्ञान, उसके जन्म, आयु, प्रकृति का ज्ञान, आयु के ह्रास वृद्धि का ज्ञान, विविध राजयोगों का, ग्रहों की प्रकृति का ज्ञान, ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, वैदिका नाम नक्षत्र सुप्रसक्ति ही, यह जो वचन है इसके आधार पर, नक्षत्रों के शुभाशुभ फल के आधार पर, स्त्री जातक के शुभाशुभ विचारों के आधार पर आप बृहद जातक के अन्यान्य विषयों के भी, गूढ़ विषयों का, भारतीय दर्शन की जो नैयायिक प्रक्रिया है, मृत्यु के बाद भी जीवों की क्या स्थिति है, इन सब स्थितियों के बारे में भी बृहद जातक में बहुत संकेत प्राप्त होते हैं, जिस पर वैज्ञानिक शोध की निरंतर आवश्यकता है। साथ ही साथ आचार्य ने 28 अध्यायों में नष्ट जातक से लेकर के अन्य जितने विषय जातक स्कंध के हैं, उन सब को स्पर्श करने का प्रयास किया है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि बृहद जातक पूर्णतः वैज्ञानिक है, और इसमें रोगों के निर्धारण से लेके जातक के गर्भाधान को लेकर के, गर्भाधान के बाद क्रमशः जातक के क्रमिक विकास को लेकर के, बृहद जातक की दशा पद्धति को लेकर के, बृहद जातक के आयुर्दाय को लेकर के, दशाक्रम के क्रमिक विकास को लेकर, तथा फलतीय सिद्धांतों के गणितीय सत्यापन को आधार बना करके जिन जिन सिद्धांतों का प्रणयन आचार्य वराहमिहिर ने इस ग्रंथ में किया है, वह इस ग्रंथ को निश्चित एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है, तथा यह ग्रंथ अत्यंत लोकोपयोगी तथा वर्तमान में भी शोधार्थियों के लिए विज्ञान की एक प्रयोगशाला के रूप में है। इतना कहते हुए हम इस अध्याय के इसी क्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।